दोस्तों ये बात तब की है जब 14वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी और सर्दी अपने चरम सीमा पर थी। उस समय इनका की राजधानी कुस्को में बहुत सर्दी पड़ रही थी। बता दें कुस्को को अब पेरू नाम से जाना जाता है और आप पेरू को बहुत अच्छे से जानते होंगे। उस समय इनका की राजधानी कुस्को में बहुत ठंड थी। दोस्तों इतिहासकारों का मानना है कि इनका लोग 11वीं ईस्वी के आसपास घाटी में पहुंचे, जहां उन्होंने बाद में अपनी राजधानी कुस्को बनाई। लेकिन वही इतिहासकारों की एक बड़ी टुकड़ी का मानना है कि इनका सभ्यता की शुरुआत 14वीं शताब्दी खत्म होने के साथ हुई थी। इनका सभ्यता के लोगों को हर चीज का ज्ञान था। उन्हें खेती से लेकर स्वादिष्ट भोजन पकाने तक हर चीज के बारे में अच्छे से मालूम था। कुस्को उस समय रहने के लिए एक कठिन जगह थी क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती थी, इसलिए फसल उगाना मुश्किल था। इसका मतलब ये था कि समूह अक्सर नदियों के पास सर्वोत्तम भूमि के लिए लड़ते थे। समय के साथ इनका सभ्यता ने आसपास के लोगों पर विजय प्राप्त की और अंततः 1300 के आसपास कुस्को घाटी पर नियंत्रण कर लिया। 200 सालों तक इनका लोग अपनी सभ्यता के लिए लड़ते थे ताकि वो अपनी सभ्यता को जीवित रख सके। जब 1100 ईस्वी में इनका लोगों ने इस धरती पर कदम रखा और वहां पर रहने का निश्चय किया तो उस समय अधिकांश इनका लोग चरवाहे और किसान थे। ये लोग अल्पैकस और लामास की देखभाल करते थे। जिन्हें भी नहीं पता उन्हें बता दें कि अल्पैकस एंड लामास भेड़ की एक प्रजाति होती है, लेकिन ये भेड़ से अलग होते हैं। इनसे सबसे उच्च गुणवत्ता का ऊन प्राप्त होता है। जिस समय ये लोग कुस्को में आए थे उस समय इनका कबीला इतना बड़ा नहीं था, तो सारे लोग एक साथ रहते थे। नई जगह पर रहने में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ हिचकिचाहट होती है। वही हिचकिचाहट और डर इनका कबीले वालों में भी था, लेकिन कुछ दिनों में वो डर निकल गया और कुस्को के एक बड़े टीले पर यह कबीला रहने लगा। पूरा कबीला एक परिवार की तरह एक साथ रहने लगा। अल्पैकस और लामास के उनसे ये लोग अपने कपड़े और कंबल बनाते थे। धीरे धीरे इन लोगों ने अपने लिए पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थरों और कच्ची मिट्टी के घर बनाए। इन घरों की छत पर सूखी घास होती थी। ये लोग सब्जी और मांस दोनों का सेवन करते थे और मांस के लिए ये पहाड़ी जानवरों जैसे कि सुअर आदि को खाते थे। दोस्तों इनका लोग पहाड़ों पर रहते थे, इसलिए उन्हें अपनी फसलें बोने के लिए अक्सर छतें बनानी पड़ती थी या पहाड़ी को काटकर समतल क्षेत्र बनाना पड़ता था। उन्हें नहरें भी खोदनी पड़ती थी ताकि वो पहाड़ी नदियों और बारिश को क्विनोआ, मक्का, एवोकाडो और आलू जैसी फसलों को बोने के लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार कर सके। दोस्तों इनका जनजाति के लोगों ने उस समय के लोगों को एक नई सीख दी थी। असल में कठोर जलवायु के कारण कभी कभी भोजन की कमी हो जाती थी, इसलिए इनका सभ्यता के लोगों ने यह पता लगाया कि कुछ फसलों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए। उदाहरण के लिए वो कई दिनों तक धीरे धीरे आलू से नमी निचोड़ लेते थे और उस समय के ठंडे मौसम में वो आलू को 2 सालों तक प्रिजर्व करके खाते थे। इनका सभ्यता के लोगों का मानना था कि उनके शासक सूर्य देवता इंती के पुत्र है और इनका सभ्यता के लोग अक्सर मृत्यु के बाद मरे हुए लोगों के अंगों को निकालकर बचे हुए शरीर को शराब के साथ संरक्षित करके ठंडी और शुष्क पहाड़ी हवा में जमा कर उन्हें मम्मी बना दिया करते थे। प्राचीन मिस्र के फिरौन की तरह इनका सभ्यता में सिर्फ उन्हीं लोगों की मम्मी बनाई जाती थी जो ज्यादा खेती करते थे, क्योंकि जो ज्यादा खेती करते थे उनके पास ज्यादा अनाज होता था और उन्हें अमीर माना जाता था। लेकिन इनका सभ्यता के औसत लोग भी कभी कभी अपने मृतकों को ठंडी सूखी गुफाओं में रखकर मम्मी का आकार दे देते थे और इन बनाई हुई मम्मी को इनका समुदाय के लोग बाहर भी लाते थे। यह बात जानकर आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी। असल में इनका लोग जब कभी समारोह मनाते थे तो वो अपने पूर्वजों की बनाई हुई मम्मी को अपने बीच लाते थे और अजीब अजीब आवाजें निकालकर उनके साथ नाचते थे। कई इतिहासकारों ने अपनी खोज के आधार पर यह बात बताई है कि खोज के समय उन्हें कई मम्मीज ऐसे मिले जिनके सर नहीं थे। इस बात से यह अंदेशा लगाया गया कि इनका समुदाय ने अपने देवता को खुश करने के लिए अपने परिवार के लोगों की बलि दी थी और बाद में उनके बचे हुए धड़ को मम्मी का रूप दे दिया था। इनका सभ्यता के लोगों के पास कोई लिखित भाषा नहीं थी। इसकी बजाय उन्होंने रिकॉर्ड रखने के लिए कीपू नामक गांठदार डोरियों का उपयोग किया। विशेषज्ञों का मानना है कि गांठ की शैली और डोरी के रंग जैसी चीजों में सभी जानकारियां शामिल थी। और दोस्तों इनका जनजाति के लोगों ने हर चीज में आज की तकनीक को पीछे छोड़ दिया था। आज के समय हम जहां ब्रेन ट्रांसप्लांट की तकनीक को अभी तक अच्छे से नहीं कर पाए,
वहीं इंका सभ्यता के लोग बहुत ही अच्छे से मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट कर देते थे, लेकिन वो अपनी इस विद्या का गलत फायदा नहीं उठाते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर ही ऐसा करते थे। आपको खुले शब्दों में बताएं तो इंका जनजाति के लोग किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसके मस्तिष्क को निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क की जगह अच्छे से फिट कर सकते थे और इस काम में वो बहुत निपुण थे। इनका जनजाति के लोगों को जन्मजात चिकित्सक कहा जाता है और वो हर तरह की बीमारी का इलाज करना जानते थे। दोस्तों, इनका लोग संभोग के काफी शौकीन थे। इनकी महिलाओं को संभोग के बारे में हर चीज का बाखूबी ज्ञान रहता था। कहते हैं कि कामा सूत्र की 64 पोजीशन के बारे में सबसे पहले इनका लोगों ने ही बताया था। इनका समाज की महिलाएं अधिकतम 3 पुरुषों के साथ संबंध रख सकती थी और अगर वो चाहे तो एक साथ तीनों के साथ संबंध बना सकती थी। इसके लिए हर एक व्यक्ति का राजी होना जरूरी होता था। उसी तरह पुरुष भी अधिकतम 5 महिलाओं के साथ एक समय में रिश्ता रख सकते थे। इनका लोगों का मानना था कि जीवन और जवानी एक बार आती है, इसलिए उसे तब तक मनमर्जी से जियो जब तक शरीर में जान है। पूरी दुनिया में यही सिर्फ एक ऐसी सभ्यता है जिस सभ्यता में महिलाओं पर सबसे कम अत्याचार हुआ है, क्योंकि इसमें महिलाओं को पूरी छूट थी और वो अपनी मर्जी से किसी से भी मजे ले सकती थी, लेकिन मजे लेने के लिए दोनों पक्षों का राजी होना जरूरी था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी से बिना उसकी मर्जी के संबंध बनाता था तो वो दंड का भागीदार होता था। लड़कियां अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए काफी सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती थी और पुरुष अपने शरीर को पत्थर बनाने और अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा करने के लिए अल्पैका का खून पीते थे। इनका लोगों को सबसे शांत और सबसे खतरनाक जनजाति माना जाता है। शांत इसीलिए कि ये जनजाति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी और खतरनाक इसीलिए क्योंकि अगर इस जनजाति के किसी व्यक्ति को किसी ने छेड़ दिया तो उसका बदला पूरी जनजाति मिलकर लेती थी। दोस्तों, इनका सभ्यता के लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा सोचते थे और उनके आज के काम वो आने वाले कल को देखते हुए करते थे। इनका लोग अपने बच्चों को हर तरह की शिक्षा देते थे। बच्चे के दिमागी विकास को देखते हुए उसे शिक्षा दी जाती थी और आखिरी में उन्हें स्त्री के रहस्यों को भी बताया जाता था। बच्चों को संभोग के बारे में, उससे उत्पन्न रस के बारे में भी जानकारी दी जाती थी और इसी के विपरीत लड़कियों को भी पढ़ाया जाता था। ये पहली ऐसी सभ्यता थी जिसमें लड़कियों को भी पढ़ाया जाता था। उन्हें भी ये देखकर पढ़ाया जाता था कि उनकी दिलचस्पी किस चीज में है। अगर कोई लड़की खाने और घर को लेकर बहुत खुश रहती थी तो उसे इनका साम्राज्य के महल में भेजा जाता था और वहां पर उसे खाने से लेकर घर के हर काम के बारे में बताया जाता था। वही अगर कोई लड़की तलवारबाजी और युद्ध कला में दिलचस्पी दिखाती थी तो उसे युद्ध का ज्ञान दिया जाता था। साथ ही सारी लड़कियों को उनके शरीर से जुड़े बदलाव और गर्भवती होने के बारे में भी बताया जाता था। दोस्तों, हर चीज में लड़कों और लड़कियों को समान शिक्षा दी जाती थी। लड़कियों को यह भी बताया जाता था कि अगर उन्होंने किसी से संबंध बना लिया तो उन्हें किस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इनका जनजाति तो वैसे एक परिवार थी, लेकिन इनमें भी अलग अलग कबीले बटे हुए थे और एक कबीले की लड़कियां दूसरे कबीले में शादी करती थी, जिससे एक दूसरे कबीले में भी प्रेम व्यवहार बना रहता था। जिस कबीले में लड़कियों की पहली शादी होती थी, फिर बाद में अगर वो चाहे तो उसी कबीले में वो अपनी 2 और शादी कर सकती थी और इसी संबंध में अक्सर एक कबीले के अंदर ही लोग एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्ट रहते थे। जब सर्दियां खत्म होने वाली होती थी तो इनका समुदाय के लोग अपने कबीले के अंदर ही खुशियां मनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस दिन इनका जनजाति का उदय हुआ था, इसलिए खुशी मनाना जरूरी है। उस दिन पहले तो इंसान की बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में जानवर की बलि दी जाने लगी थी और फिर हर कबीले वाले आपस में मिलकर प्यार करते थे। इस रात को हर कबीले के लोग आपस में ही किसी से भी मजे ले सकते थे, लेकिन ये नियम केवल 1 दिन के लिए होता था। यही कारण था कि आधे से ज्यादा कबीले वाले इस दिन का इंतजार करते थे। दोस्तों, आज भी इनका सभ्यता के लोग इसी धरती पर एक क्षेत्र में रहते हैं। सरकार ने उस पूरे क्षेत्र पर बाहर के किसी भी इंसान के जाने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं तो इसकी सजा केवल मौत है। सरकार के अनुसार ये लोग अपनी संस्कृति और अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके बीच में
किसी तरह का कोई बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये इनका लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई किसी को नहीं पता। सरकार ने इनका सभ्यता के लोगों को शाही परिवार की उपाधि दे रखी है ताकि कोई भी मॉडर्न इंसान इनके आसपास से ना भटक सके। पेरू देश के माचू पिचू पर्वत के आसपास के इलाकों में आप इन लोगों को देख सकते हैं। ये इनकास लोग अक्सर किसी न किसी काम से पहाड़ी से ऊपर नीचे आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये है इनका सिविलाइजेशन पर हमारी आज की पेशकश। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।